हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नेक्स्ट सीरीज़ फॉर क्लास 11th। और स्टूडेंट्स, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आ रही थी कि हमारा जो टॉपिक, जो हमारा सिलेबस है वो सीबीएसई प्लस आपके पास अनदर बोर्ड जो हम ले रहे थे, उन दोनों को मिलाकर करवाया जाए। ठीक है, तो अब से जो हमारी सीरीज़ चलेगी वो सीबीएसई बोर्ड प्लस साथ में और अनदर जो बोर्ड्स हमारे पास होते हैं सबको हम मिक्सअप करके चलेंगे। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है और जो नया चैप्टर है वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने इसमें क्या पढ़ना होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें किसी भी मैटर की, ठीक है, हम किसकी बात करें, किसी भी मैटर की बात करें। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं मैटर यहां पे लिखूं तो आपको इतनी बात पता है कि जो मैटर है हमारे पास वो तीन टाइप का होगा। ठीक है, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड एंड वन इज योर गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है उसमें से जो हमारे पास फर्स्ट है वो क्या है? सॉलिड। तो सॉलिड के अंदर क्या होता है कि अगर आप सॉलिड के अंदर किसी भी टाइप की फोर्स लगाते हो, क्या करते हो, किसी भी टाइप की फोर्स आप लगाते हो, तो फोर्स लगाने पर क्या होता है कि ये अपने अंदर आने वाली जो भी डिफॉर्मेशन होगी, ये अपने अंदर आने वाली जो भी डिफॉर्मेशन होगी उसको ये क्या करता है? रेजिस्ट करता है। क्या करता है? उसको ये रेजिस्ट करता है। तो यानी कि सॉलिड बॉडी पर अगर आप कोई भी फोर्स लगाते हो, ठीक है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी है और आप उस सॉलिड बॉडी पर फोर्स लगाओगे तो वो अपने अंदर आने वाली डिफॉर्मेशन को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर के जो इंटरमॉलिक्यूलर जो एटम्स होते हैं या जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांगली अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे बात करते हैं लिक्विड्स की। तो देखो, लिक्विड्स में क्या है आपके पास? जो भी आपके पास लिक्विड्स और गैसेज होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास लिक्विड्स और गैसेज होती हैं, अगर आप इन पे फोर्स लगाओगे, अगर आप इन पे फोर्स लगाओगे तो इनके पास क्या होता है कि इनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। दे हैव द टेंडेंसी टू फ्लो, मतलब इनके पास टेंडेंसी होगी फ्लो करने की। ठीक है, मतलब ये अपने अंदर जो है, इनके अंदर जो है, मतलब डिफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, इनके अंदर डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाती है। अब लिक्विड्स और गैस को, इन दोनों को ही हम अपनी फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इन दोनों को ही अपनी फ्लूइड्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। ये दो बातें आपने याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने क्या बोला कि मैटर है जो कि आपके पास क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या है? जिसपे आप फोर्स लगाकर वो अपने अंदर होने वाली डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है। डिफॉर्मेशन आपको पता है क्या होती है? पिछले हमने पूरी सीरीज में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में हमने ये चीज़ सीखी थी कि डिफॉर्मेशन क्या होती है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, लिक्विड्स और गैसेस के अगर आप फोर्स लगाते हो तो उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो फ्लो कर पाए, और इन दोनों को ही हम फ्लूइड्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें सॉलिड्स, लिक्विड और गैस में से, अगर मान लो मैं लिक्विड्स और गैस लूं, तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी गैस है, तो उस लिक्विड और गैस में अगर आप कभी भी स्ट्रेस लगाओ, क्या लगाओ? कभी भी स्ट्रेस लगाओ, तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले सीरीज में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में कि लिक्विड्स के केस में जो लिक्विड्स होते हैं वो एक ऐसा स्ट्रेस होता है जिसको वो सस्टेन नहीं कर पाते और वो उसकी वजह से फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो आपने याद रखना है कि लिक्विड्स और गैसेस में वो कौन सा स्ट्रेस होता है जिसको वो सस्टेन नहीं कर पाते और जिसकी वजह से वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। सो दैट विल बी योर शीयर स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस होता है? कौन सा स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से जो आपके पास लिक्विड्स और गैसेस हैं वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं? तो योर आंसर विल बी शीयर स्ट्रेस। योर आंसर विल बी शीयर स्ट्रेस। अब शीयर स्ट्रेस क्या होता है? आपको पता है कि शीयर स्ट्रेस, हमारे पास अगर कोई भी एक बॉडी है और वो नीचे से फिक्स हो, ठीक है, आपके पास कोई भी बॉडी और नीचे से फिक्स हो, तो अगर आप उस पर ऊपर से इस तरफ से आप एक टेंजेंशियल फोर्स लगाओ, क्या लगाओ? ऊपर से एक आप टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे तो वो बॉडी कुछ इस तरफ को टिल्ट हो जाती है, और जितने एंगल पर वो टिल्ट होगी दैट एंगल शुड बी योर फाई एंगल। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दैट एंगल शुड बी योर फाई एंगल। कितने एंगल पर वो
आगे को टिल्ट होगी, सो दैट एंगल विल बी योर एंगल फाई। इसी एंगल फाई को हम क्या कहते थे? इसी एंगल फाई को हम कहते थे shear strain। इसी एंगल फाई को हम क्या कहते थे? shear strain कहते थे। ठीक है, तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है कि हम यहां से एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो नोट कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं, ठीक है, हम यहां से लिख सकते हैं कि जो लिक्विड्स हैं आपके पास, they cannot sustain shear stress। लिक्विड्स जो होते हैं वो कभी भी सस्टेन नहीं कर पाते shear stress को। मतलब shear stress लगने के बाद मींस shear stress लगने के बाद they begin to flow। shear stress लगने के बाद they begin to flow। क्या आपको ये बात क्लियर हुई है? ठीक है, shear स्ट्रेस लगने के बाद दे बिगिन टू फ्लो, वो फ्लो करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो यहां पर आपके पास एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको, इस चीज को देखिए। मान लो कि आपके पास क्या है कि कोई इस तरीके से एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें मान लो एक लिक्विड है। अगर इस लिक्विड पे कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाई जाए तो ये लिक्विड क्या होगा? इस तरफ को फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इस तरफ को फ्लो करना क्या कर देगा? वो शुरू कर देगा। ऐसा होगा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप इस लिक्विड के ऊपर shear, जैसे ही आप इस लिक्विड के ऊपर क्या लगाओगे? shear स्ट्रेस लगाओगे। जैसे ही आप इस लिक्विड के ऊपर shear स्ट्रेस कैसे लगाओगे? टेंजेंशियल फोर्स लगाओगे। तो टेंजेंशियल फोर्स से जो shear स्ट्रेस लगाओगे, वैसे ही आपका जो shear strain होगा, वैसे ही आपका जो shear strain होगा वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। वो टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं इट विल इंक्रीज विद टाइम। समय के साथ जो है ये बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे आपने इस लिक्विड पर टेंजेंशियल फोर्स लगाते गए, आप shear स्ट्रेस लगाते गए, वैसे वैसे इसके अंदर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा और यहां से ये एंगल शिफ्ट होता जाएगा और आपका ये लिक्विड धीरे धीरे क्या कर जाएगा? फ्लो करना शुरू कर देगा। सो इट विल इंक्रीज विद टाइम। ये टाइम के साथ ये चीज होती जाएगी। लेकिन अगर दूसरी ओर मैं सॉलिड के केस में ये चीज देखूं, अगर आप सॉलिड के केस में इस चीज को देखो तो सॉलिड वाले केस में अगर आपके पास कोई भी सॉलिड बॉडी है और आप उस सॉलिड बॉडी पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो, अगर आप टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हो तो वो भी, उसकी भी मतलब जो शेप है उसमें डिफॉर्मेशन तो आएगी, लेकिन ये डिफॉर्मेशन टाइम के साथ बढ़ेगी नहीं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि इसके अंदर आने वाला जो स्ट्रेन होगा, डिफॉर्मेशन मतलब स्ट्रेन, तो जो स्ट्रेन होगा इट विल नॉट इंक्रीज विद टाइम। इट विल नॉट इंक्रीज विद टाइम। ये समय के साथ बढ़ता नहीं है। ठीक है, ये एक लिमिट तक होता है, ये समय के साथ बढ़ेगा नहीं सॉलिड्स के केस में, बट लिक्विड्स के केस में ये टाइम के साथ इंक्रीज होता रहता है। और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो लिक्विड है वो आपका फ्लो करना शुरू कर देता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा और ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको यहां से क्लियर होगी। अब यहां से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज यहां से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से। तो आपने यहां से बात याद रखनी है कि आपके पास जो सॉलिड्स होते हैं, अगर उसमें आपके पास क्या हो जाए, shear स्ट्रेस लगे तो वो उसमें shear स्ट्रेन लाता है, लेकिन वो टाइम के साथ बढ़ता नहीं है, वो कुछ लिमिट तक ही रहता है। लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के केस में वो बढ़ता जाता है टाइम के साथ, और जिसकी वजह से जो लिक्विड है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। जो लिक्विड्स है वो क्या करना शुरू कर देता है? फ्लो करना शुरू कर देता है। आई होप आपको इतनी बात यहां से समझ आ गई होगी। अब अगला टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे इसमें। तो जैसे कि आपको पता है कि यहां से हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड्स को बेसिकली मैं यहां पे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, फ्लूइड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं। एक आपके पास हम यहां पढ़ेंगे स्टैटिक फ्लूइड। ठीक है, वन इज योर स्टैटिक फ्लूइड and the second one is your dynamic fluid.
वन इज योर स्टैटिक फ्लूइड एंड द सेकेंड वन इज योर डायनामिक फ्लूइड। तो स्टैटिक फ्लूइड में हम क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड्स, या ऐसे लिख सकते हैं आप, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स एट रेस्ट। जो फ्लूइड्स रेस्ट पर होंगे उन्हें कहेंगे स्टैटिक फ्लूइड्स। रेस्ट होने का मतलब जैसे आपने मान लो कोई कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर है, तो वो वाटर रेस्ट पे है, मतलब वो वाटर है जो उसके अंदर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसे होगा वो? इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, उस पे लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको हम आगे भी जाके समझेंगे। डायनामिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है? डायनामिक फ्लूइड में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन, दैट इज कॉल्ड योर डायनामिक फ्लूइड्स। इसकी एग्जांपल हम आगे जाके करेंगे। अच्छा देखिए, जो फ्लूइड्स मोशन में होगा वो डायनामिक फ्लूइड, जो फ्लूइड्स रेस्ट पे होगा उसे हम स्टैटिक फ्लूइड कहेंगे। इसके आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। एग्जांपल्स इसकी कौन कौन सी पढ़ेंगे? जैसे आप जब इसको स्टडी करेंगे स्टैटिक फ्लूइड को, तो इसमें आप सबसे पहले पढ़ोगे पास्कल्स लॉ को। किसको पढ़ोगे आप? पास्कल्स लॉ को। और सेकंड हम इसमें क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ोगे इसमें हाइड्रोस्टैटिक। ये कुछ इसकी एग्जांपल्स है जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कह लो आप, ठीक है ये। उसके बाद ठीक है, उसके बाद यहां पे हम डायनामिक फ्लूइड में कब डिस्कस करेंगे इसको? जब हम पढ़ेंगे यहां से आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड योर बर्नौलिस थ्योरम। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टैटिक फ्लूइड में किसको डिस्कस करेंगे? पास्कल्स और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, क्योंकि इनकी स्टडी हम तभी करते हैं जब आपका फ्लूइड रुका हुआ हो, स्टैटिक फ्लूइड हो, ठीक है। और डायनामिक फ्लूइड में बात करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या फिर बर्नौलिस थ्योरम की, जिसमें फ्लूइड बह रहा होगा, यानी कि फ्लूइड के अंदर के जो पार्टिकल उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वो फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। ये तो जस्ट इसकी एग्जांपल है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्टैटिक और डायनामिक फ्लूइड की बात आपको समझ आ गई यहाँ से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स के फ्लूइड को हम और डिस्कस करते हैं कि जो टाइप्स होते हैं फ्लूइड्स के वो और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारे पास एक तो हमारे पास फ्लूइड का टाइप होता है। मैं इसको रफ कर दूं तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो एक तो हमारे पास फ्लूइड होता है एक फ्लूइड हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं रियल फ्लूइड, ठीक है। वन इज योर रियल फ्लूइड एंड द सेकेंड वन इज योर आइडियल फ्लूइड। तो देखिए, रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड होगा जिसकी अपनी कुछ विस्कोसिटी होगी, ठीक है, जिसकी, या फिर आप कह सकते हो, देखो, या तो उसकी क्या होगी अपनी विस्कोसिटी, मतलब उसके अंदर एक विस्कस फोर्स प्रेजेंट होगी। अब आपको पता है विस्कस फोर्स क्या होती है, विस्कोसिटी क्या होती है, कि जब आपके पास कोई जैसे आपके पास कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, तो एक लेयर क्या होती है, दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शन लगाती है। एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में क्या लगती है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करती है, जिससे लिक्विड का मोशन जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स, ठीक है। तो ये लिक्विड्स के बीच में होती है, तो वो रियल फ्लूइड के केस में होगा। किसके केस में होगा? रियल फ्लूइड के केस में। तो विस्कोसिटी मतलब उनके अंदर क्या होगी, एक विस्कस फोर्स प्रेजेंट होगी। दूसरी बात, ये रियल फ्लूइड जो होते हैं वो कॉम्प्रेसिबल होते हैं। ये फ्लूइड्स कैसे होते हैं? कॉम्प्रेसिबल होते हैं, मतलब ये कॉम्प्रेस हो जाते हैं, दब जाते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इन फ्लूइड्स में प्रेशर लगाओगे तो इनकी डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इनकी डेंसिटी भी बदल जाएगी, वो कंप्रेसिबल होते हैं। तीसरी बात, इनकी कुछ सरफेस टेंशन भी होती है। 3 प्रॉपर्टीज, विस्कोसिटी भी होगी, यस, कंप्रेसिबिलिटी भी होगी, सरफेस टेंशन भी होगी।
तो तीनों के तीनों किस में आ जाते हैं, रियल फ्लूइड में आ जाते हैं। सरफेस टेंशन मत आपको पता है क्या होता है कि जब कोई लिक्विड अपने एक मिनिमम सरफेस एरिया लेने की कोशिश करता है तो दैट इज कॉल्ड योर सरफेस टेंशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो पानी के ऊपर बैठ जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटो पानी के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो वो एक जो लिक्विड का सरफेस होता है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करता है। वो उसके बारे में हम उसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द सरफेस टेंशन एंड व्हाई द लिक्विड ऑन द अपर सरफेस एक्ट्स एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ये तीन प्रॉपर्टीज आपको क्लियर है। अब आ जाओ आइडियल फ्लूइड में। तो आइडियल फ्लूइड जो है उसका नेचर कैसा होता है, नॉन विस्कस नेचर होता है, मतलब इसमें विस्कोसिटी नहीं होगी, तो हम इसको बोलेंगे कि यहाँ पे क्या ऐसा होगा, नॉन विस्कस नेचर होगा। उसके बाद ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। उसके बाद लास्ट में नो सरफेस टेंशन, इसमें कोई भी सरफेस टेंशन जो है आपकी वो देखने को आपको नहीं मिलती है, नो सरफेस टेंशन। ठीक है, क्लियर है। तो नॉन विस्कस, इनकम्प्रेसिबल एंड नो सरफेस टेंशन। तो नॉन विस्कस का मतलब है कि इनके बीच में जो लिक्विड्स की जो लेयर्स होंगी, मतलब लिक्विड की लेयर्स के बीच में कोई भी विस्कोसिटी प्रेजेंट नहीं होगी, कोई भी फ्रिक्शन यहां पे देखने को नहीं मिलेगी, वो इजीली लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा, मतलब उसमें एक स्टेडी फ्लो देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब है कि वो कंप्रेस नहीं हो सकता। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अगर आप इन लिक्विड्स के अंदर कभी भी आप प्रेशर को चेंज करो या आप प्रेशर को अप्लाई करो, तो प्रेशर को चेंज करने पर, प्रेशर को वेरी करने पर इनकी डेंसिटी जो है वो ऑलवेज क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। इनकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, प्रेशर को वेरी करने पर भी इनकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इट इज योर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है, ये फ्लूइड दबेंगे नहीं। तीसरी बात, नो सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन भी नहीं होगी। क्या नहीं होगी, इसमें सरफेस टेंशन नहीं होगी, मतलब इनमें ये जो लिक्विड्स होते हैं इनकी जो ऊपर वाली लेयर होगी वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह एक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो तीन प्रॉपर्टीज जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में आप देख सकते हो। और उसके बाद एक पॉइंट यहां से नोट करेंगे कि जो आइडियल फ्लूइड आपका होगा, हम जितने भी इस चैप्टर के अंदर लॉस पढ़ेंगे, so all your laws are valid, all your laws are valid for ideal fluid, all your laws are valid for the ideal fluid। जितने भी हम लॉज यहाँ पे पढ़ेंगे वो सारे के सारे आइडियल फ्लूइड के लिए क्या हो जाएंगे, वो सारे के सारे आइडियल फ्लूइड के लिए वैलिड होंगे, हम उसी के बेसिस पर उनको स्टडी करेंगे। और दो तीन बातें मैं आइडियल फ्लूइड के बारे में आपको बता दूं। देखो आइडियल फ्लूइड जो होता है, हाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात कि मैं यहां से इसको लिख रहा हूं कि जो आइडियल फ्लूइड आपका होता है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि बेसिकली आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। बेसिकली जो आपके आइडियल फ्लूइड्स होते हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी फ्लूइड नहीं होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी विस्कोसिटी ना हो या बिल्कुल भी वो कंप्रेसिबल ना हो। ऐसा कोई भी फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम उसको फिर भी स्टडी करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, पहले तो हम जो आइडियल फ्लूइड को हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर देखो अगर विस्कोसिटी नहीं होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके पास इस तरीके से वाटर है और मान लो आपके पास यहाँ पे वाटर है और वाटर मान लो इस तरफ को फ्लो कर रहा है, ठीक है, मान लो वाटर इस तरफ को फ्लो कर रहा है, तो अगर इसके अंदर विस्कोसिटी नहीं होगी तो इसके हर एक अंदर जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, सबकी कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। देखो सबकी वेलोसिटी बराबर है, अगर बराबर वेलोसिटी रहेगी तो इसका एक स्टेडी फ्लो हो जाएगा। कैसा फ्लो हो जाएगा? इसका एक स्टेडी फ्लो हो जाएगा। स्टेडी फ्लो होने की वजह से यहाँ पे इसको हम किसी भी जब लॉ को पढ़ेंगे तो उसको स्टडी करना काफी ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। और देखो ये जो फ्लो होगा हमारे पास आइडियल फ्लूइड के केस में, इसमें कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा, मतलब ये इररोटेशनल होगा। तो इररोटेशनल वाले केसेस में क्या होता है कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास वो चेंज नहीं होगा। और अगर हम किसी भी लिक्विड में फिर अगर हम किसी बॉडी को इमर्ज करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करें या इस तरीके से कुछ भी हम स्टडी करें तो उसको स्टडी करना ईजी होगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। दैट्स वाई ये कुछ रीजंस हैं जो हम जिसकी वजह से हम आइडियल फ्लूइड को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ। देखिए जैसे आपको अपने सामने यहाँ पे दो इमेजेस नजर आ रही होंगी,
तो एक इमेज में आपको नजर आ रहा है रियल फ्लूइड का डायग्राम और दूसरे में आपको नजर आ रहा है आइडियल फ्लूइड का डायग्राम। तो आइडियल फ्लूइड के डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से हर एक पॉइंट पर जो वेलोसिटी है इसके अंदर के पार्टिकल्स की वो क्या है, वो कांस्टेंट है। मतलब इसका जो फ्लो है वो कैसा है, वो स्टेडी फ्लो देखने को आपको मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ को देखेंगे तो आपके पास क्या कौन सा फ्लूइड है, रियल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड के केस में आपको क्या दिख रहा है कि देखिए रियल फ्लूइड के केस में आपको ऐसा दिख रहा है कि ऐसे अगर आपके पास रियल फ्लूइड जो है उसके अंदर अगर कोई विस्कोसिटी है या विस्कस फोर्स है तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होगी। तो जब ये फ्लूइड, जैसे मान लो ये कोई आपके पास कोई ट्यूब है या कोई कंटेनर है, ऐसे उसकी वॉल्स हैं, मान लो ये क्या है, वॉल्स हैं उस कंटेनर की, वॉल्स ऑफ द कंटेनर हैं, तो आप कह सकते हो भाई, जैसे मान लो ये वॉल्स ऑफ कंटेनर है, तो जब ये फ्लूइड यहां से पास करेगा इस पोजीशन से, तो ये जो वॉल है ये वाली, ये वॉल इस फ्लूइड के ऊपर यहां से गुजरने वाले फ्लूइड पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगाएगी, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन पैदा करेगी। तो इस वाले जो ये वाला जो फ्लूइड होगा उसकी वेलोसिटी इतनी होगी, अगले वाला फ्लूइड जो है उसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि उस पर कम फ्रिक्शन लग रही होगी इस वॉल की वजह से, उससे नेक्स्ट वाले फ्लूइड पे और भी कम फ्रिक्शन लग रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मोशन है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। तो मतलब ये आपका इस टाइप का मोशन आपको देखने को यहां से मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे वाले मोशन, जो इस तरीके का जो मोशन जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही है पार्टिकल्स की फ्लूइड के अंदर, सो वो आपका रियल फ्लूइड का केस हो जाएगा, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। देखो, एक तो वॉल इस पे थोड़ी सी फ्रिक्शन लगा रहा है, एक इनकी आपस की लेयर्स एक दूसरे में फ्रिक्शन लगाएंगी, तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली है कि कांस्टेंट नहीं रह पाएगी क्योंकि लेयर्स एक दूसरे को रोकने की कोशिश कर रही हैं। क्लियर है बात? तो आई होप आपको ये जो चीजें हैं ये आपको समझ आ गई होंगी कि आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड जो है वो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उसको हम स्टडी जो है वो यहां पे क्यों करते हैं। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम प्रेशर के बारे में। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना ले रहे हैं प्रेशर। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रेशर। अब तो स्टूडेंट्स प्रेशर को हम कैसे स्टडी करते हैं, देखिए प्रेशर्स को हम कैसे स्टडी करते हैं प्रेशर को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी बोलेंगे फोर्स अपॉन एरिया। क्या बोलेंगे आप सभी? फोर्स बटे एरिया। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला सही है फोर्स अपॉन एरिया? नहीं। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एरिया। जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, जो भी परपेंडिकुलर फोर्स लगती है किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी एरिया के ऊपर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर, सो दैट इज कॉल्ड योर परपेंडिकुलर फोर्स। और वही आपका क्या होता है प्रेशर, विच इज फोर्स अपॉन एरिया। बट फोर्स कैसे होनी चाहिए? परपेंडिकुलर फोर्स होनी चाहिए। क्या परपेंडिकुलर फोर्स को हम थ्रस्ट भी कह सकते हैं? तो ये आपने पढ़ा होगा कि जो परपेंडिकुलर फोर्स होती है उसे क्या बोलते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसकी एक एग्जांपल समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहां पे एक कंटेनर ले लूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे एक कंटेनर ले लूं ऐसे, और इस कंटेनर में अगर हम वाटर डाल दें, पानी डाल दें, ठीक है, अब देखो मैंने इस कंटेनर के अंदर वाटर डाला हुआ है, तो मान लो कि इस जो आपके पास जो ये वाटर इसके अंदर मैंने डाला है, अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक क्यूबिकल यहां से एलिमेंट कंसीडर कर लूं, क्यूबिकल शेप का कोई भी एक एलिमेंट यहां से ले लूं कुछ इस शेप में, ठीक है, इस शेप में कोई भी क्यूबिकल एलिमेंट यहां से मैं मान लूं, ठीक है, आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो जैसे मैंने इस वाटर के अंदर एक क्यूबिकल एलिमेंट कंसीडर किया है, ठीक है, एक्चुअल में कोई बॉडी नहीं है बट क्यूबिकल एक एलिमेंट ही कंसीडर किया हमने वाटर के अंदर। तो अगर तो ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में है, मतलब अगर ये लिक्विड जो इसके अंदर है वो रेस्ट पे है, कैसे है वो? रेस्ट पे है, क्योंकि हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम वाला केस पढ़ रहे हैं।
ये लिक्विड रेस्ट पे है, मतलब ये अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसी कंडीशन में? अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। अब देखो इस लिक्विड, ये जो आपने क्यूबिकल एलिमेंट यहां पे लिया है, ये जो आपने क्यूबिकल एलिमेंट इसके अंदर लिया है, अब इसके अंदर का जो वाटर है, मतलब इस क्यूबिकल एलिमेंट के जो वाटर है, साइड पे ये वाटर है, वो इसके हर एक सरफेस पे क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा। वो फोर्स क्यों लगेगी? क्योंकि प्रेशर की वजह से, क्योंकि जो पानी है वो अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो उसकी वजह से फोर्स लगेगी, ठीक है। अब ये जो फोर्स है वो आपने याद रखना है। देखिए, अगर इस वाले फेस पे फोर्स लगे, अगर इस वाले फेस पे फोर्स लगे ऊपर वाले पे, या फिर इस वाले फेस पे, या फिर इस वाले फेस पे, अगर इसके हर एक फेस पे जो फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या रहेगी? हमेशा वो फोर्स हमेशा आपकी परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे रहेगी? परपेंडिकुलर फोर्स यहां से रहेगी, ठीक है। तो पहली बात तो आपने याद रखनी है। अब परपेंडिकुलर फोर्स चारों तरफ से एक्ट कर रही है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या होगी? उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा प्रेशर इनटू एरिया। क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। मतलब यहां से भी पीए वाली फोर्स, यहां से भी पीए, इस तरफ से भी पीए, और इस तरफ से भी पीए, तो चारों तरफ से प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू एरिया, सेम फोर्स लगेगी। तो नेट फोर्स जीरो होने की वजह से ये आपका वाटर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। ये वाटर क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला कि परपेंडिकुलर फोर्स है। इसको और एक तरीके से हम समझ सकते हैं यहां से, जैसे कि मान लो, इसको एक और तरीके से समझते, बढ़िया तरीके से जानते हैं इसको एक और। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि अगेन मैं अगर एक कंटेनर बनाऊं ऐसे, ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं कि भाई परपेंडिकुलर फोर्स ही क्यों लगती है हमेशा, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि परपेंडिकुलर फोर्स ही हमेशा क्यों लगती है। मान लो ये मेरे पास कंटेनर है और ये इसके अंदर क्या है? वाटर है। अब देखो, पहली बात तो हमने ये सीखा कि भाई वो किसी भी पानी के अंदर किसी भी एलिमेंट के ऊपर, चाहे वो क्यूबिकल एलिमेंट है, सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, कोई भी आप सिलेंड्रिकल एलिमेंट है ना, तो कोई भी आप एलिमेंट ले सकते हो, तो उसके हर एक फेस पे वो परपेंडिकुलर फोर्स लगती है पानी की वजह से। अगर मान लो हम ऐसे एक और कंटेनर ले लें, और फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लूँ आपके पास नीचे, मान लो ये आपके पास ए पॉइंट है, ठीक है। तो मान लो कि अभी जो ये वाटर है ना, ये इस कंटेनर की जो वॉल है, इस कंटेनर की जो वॉल है, उस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? उस पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो मान लो वो फोर्स अब मैं परपेंडिकुलर नहीं बना रहा, मैं वो फोर्स परपेंडिकुलर नहीं बनाऊंगा, मैं वो फोर्स को मान लो इस तरीके से बना दूं, मतलब ऐसे वो फोर्स लग रही है इस तरफ से, इस तरफ वो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब मुझे चेक करना है कि क्या इस ए पॉइंट पर, यानी कि इस कंटेनर की वॉल पे, क्या जो लगने वाली फोर्स है, क्या वो सच में परपेंडिकुलर है कि नहीं है। क्योंकि देखो, एक बात तो आपने दिमाग में क्लियर रखो कि अगर तो आप कोई भी फर्स्ट पॉइंट देखो, एक तो आपने बात याद रखनी है कि अगर तो लिक्विड के अंदर, अगर तो लिक्विड या फ्लूइड के अंदर आप कोई भी एलिमेंट कंसीडर करते हो, वो एलिमेंट चाहे आपका क्यूबिकल शेप का हो या वो एलिमेंट आपका चाहे सिलेंड्रिकल शेप का हो, ठीक है, तो उनकी हर वॉल्स पे जो फोर्स होनी चाहिए, दैट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर। दैट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर। एक तो आपने ये बात रखनी है। दूसरी बात आप क्या याद रखो कि बेटा आपके पास जो जिस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड डाला हुआ है, जिस कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड या फ्लूइड रखा है, उसकी वॉल्स के ऊपर भी, ठीक है, उसकी वॉल्स के ऊपर भी जो फोर्स एक्ट होनी चाहिए वो परपेंडिकुलर एक्ट होनी चाहिए। कैसी एक्ट होनी चाहिए? दैट शुड ऑल्सो बी परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर एक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, समझ गए बात को? तो ये बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। और साथ में प्रेशर जो है आपका, वो भी वॉल्स पे एक्ट होना चाहिए, है ना। आपको पता है कि जो लिक्विड है वो कंटेनर की जो वॉल्स है उस पर भी प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है, इतनी बात आपको पता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ से फोर्स यहाँ पे इस डायरेक्शन में ली है, तो ये जो फोर्स है ये कुछ ए पॉइंट पर जब एक्ट करेगी तो वो मैंने परपेंडिकुलर नहीं ली, वो मैंने इस तरीके से लिया। अब इस फोर्स के, अगर मैं मान लो ये फोर्स आपके पास एफ है, अगर इस फोर्स के मैं दो कंपोनेंट्स बना दूं यहां से, तो देखो क्या होगा, एक कंपोनेंट इसका इस तरफ को बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ को बनेगा, ठीक है, दो कंपोनेंट्स बनेंगे। जब ये फोर्स इस तरफ को पानी इस कंटेनर की दीवार पे लगाएगा तो आपको पता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस एक्शन के लिए एक ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है।
तो सेम ये वॉल जो कंटेनर है ये भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, एक रिएक्शन वाली फोर्स लगाएगा इस तरफ को, ठीक है। तो अगर इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दे तो एक कंपोनेंट आपका इस तरफ, अगर मान लो थीटा के साथ ये हॉरिजॉन्टल में थीटा एंगल बना रहे तो इस तरफ को आपका बन जाएगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ क्या बन जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। अब अगर आप इस एफ कॉस थीटा को कंसीडर करो तो भाई अगर ये एफ कॉस थीटा इस तरफ को लग रहा होगा तो ये लिक्विड इस तरफ को शिफ्ट होने लग पड़ेगा भाई, इसका तो मोशन हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। अगर आप एफ कॉस थीटा कंपोनेंट को देखोगे, अगर आप इस कंपोनेंट को ध्यान से देखोगे तो बेटा अगर ये लगना शुरू हो गया तो ये लिक्विड तो इधर को मूव करना शुरू कर देगा भाई, बट ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमने तो लिक्विड कैसा माना है, हमने तो लिक्विड माना है भाई, हमने लिक्विड माना है रेस्ट पे। हमने लिक्विड कैसे माना है, हमने लिक्विड माना है रेस्ट पे। तो रेस्ट पे जब लिक्विड होगा तो इसका मतलब कि इसका जो एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा वो तो होना ही नहीं चाहिए, दैट शुड बी जीरो। सो एफ कॉस थीटा शुड बी जीरो। एफ कॉस थीटा को जीरो होने के लिए हमें पता है कि कॉस थीटा को जीरो होना पड़ेगा भाई। तो कॉस थीटा जीरो कब होता है, कॉस थीटा जीरो होता है 90 डिग्री के एंगल पे। कॉस थीटा जीरो कब होता है, व्हेन थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। समझ गए बात को, यानी कि ये कंपोनेंट तो भाई खत्म हो गया, तो बचा कौन सा, एफ साइन थीटा बचा। कौन सा बचा, एफ साइन थीटा। तो थीटा कितना आया 90 डिग्री, विच मीन्स परपेंडिकुलर, विच मीन्स परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब है कि जो आपकी फोर्स एक्ट करेगी वॉल्स पे वो परपेंडिकुलर एक्ट करेगी। वॉल्स ऑफ कंटेनर पे आपकी जो फोर्स लगेगी वो परपेंडिकुलर लगेगी और कंटेनर की जो वॉल है वो भी इसके ऊपर, लिक्विड के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स ही एज अ रिएक्शन एक्ट करेगा, एज अ रिएक्शन एक्ट करेगा। क्लियर है बात। तो यहां से हमने प्रूव कर दिया इस चीज को कि आपकी जो फोर्स है, चाहे वो लिक्विड इसकी तरफ लगाए या ये कंटेनर इसकी तरफ लगाए, वो दोनों फोर्सेस क्या होनी चाहिए, वो दोनों फोर्सेस आपकी क्या होनी चाहिए, वो दोनों फोर्सेस परपेंडिकुलर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए बेटा, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट यहां से समझ आ गया होगा। तो इसका जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट यहां से ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज यहां से क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करता है लिक्विड्स की वॉल्स के ऊपर। हम बिल्कुल स्लोली यहां पे टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल मैं डेप्थ में आपको बार बार रिपीट करके चीजें याद करवा रहा हूं, ठीक है। तो आई होप इतना आज के लिए सफिशिएंट होगा हमारे लिए। बेसिक इंट्रोडक्शन हम यहां से पढ़ लिया है। एक चीज लास्ट में डिस्कस करूंगा कि जो आपका ये आपने केस पढ़ा है कि जो प्रेशर एक्सर्ट होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, ये एक आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है बेटा, आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज योर आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। ये आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है जो भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड के अंदर एलिमेंट के ऊपर जो भी आपके पास प्रेशर एक्सर्ट करता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब कि द प्रेशर एक्सर्टेड on a cubical element या on any element is the same in all directions, is the same in all directions। तो हम यहां से लिख सकते हैं the pressure exerted on liquid column या liquid element, liquid column कह लो आप, है ना, column भी बोल सकते हो element, ठीक है। liquid column is the same in all directions, is the same in all directions, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज यहां से क्लियर होगी। तो ये जो आपने कॉलम लेना है, ठीक है, ये जो कॉलम आप लोगे वो कैसे लोगे, वो आपने क्यूबिकल या सिलेंड्रिकल शेप किसी में भी फॉर्म में आप यहां से ले सकते हो। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है। तो चलिए आज का हम अपना जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।